नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण होती क्या है इसके बारे में लिखेंगे। पहले तो थोड़ा सा और समझेंगे। जैसे हमें कोई एक अवकल समीकरण दी हुई हो, रैखिक अवकल समीकरण, ऐसी अवकल समीकरण दी हुई हो जहां पे क्या P1 P2 Pn ये सारे क्या हो, अचर हो। P1 P2 अप टू Pn क्या हो, अचर। तो इस टाइप की अवकल समीकरण क्या कहलाएगी, अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण कहलाएगी। यहाँ पे इसकी घात कितनी है, घात तो एक है, कोटि n है या नहीं, तो n की कोटि की व्यापक समीकरण है ये, जहां पे P1 P2 अप टू Pn क्या है, अचर। क्यों क्या है, x का फलन। यहां पे y क्या है, परतंत्र चर, और x क्या है, स्वतंत्र चर। तो सबसे पहले लिखते हैं इसके लिए अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण, यानी कि रैखिक अवकल समीकरण होती क्या है। यदि कोई अवकल समीकरण में y तथा इसके अवकलज के गुणक अचर हो, तो वह समीकरण अचर गुणांकों वाली समीकरण कहलाएगी। n की कोटि के व्यापक अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण ये हो गई, जहां पे P1 P2 P3 अप टू Pn क्या है, अचर हो। क्यों क्या हो, x का फलन। यहाँ पे लास्ट में क्यों लिखा है ना, वो क्या होना चाहिए, x का फलन। और इस समीकरण को क्या बोलेंगे, अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण बोलेंगे। अवकल संकारक, अवकल संकारक क्या होता है, यहाँ पे d की घात n y dx स्क्वायर, यानी कि y का n टाइम्स अवकलन है x के सापेक्ष। तो इसे क्या करेंगे हम, d की घात n y से विभाजित करते हैं। टॉपिक लिख लेते हैं इसके बाद, अवकल संकारक। अब ये वाली अवकल समीकरण दी हुई है, हम क्या करते हैं,
यहाँ पे डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर से, यदि दो की जगह आर हो तो डी की पावर आर और डी की जगह क्या हो, ये आर की जगह क्या हो, एन। डी की घात एन से प्रदर्शित करते हैं और ये सभी क्या कहलाएंगे, अवकल संकारक कहलाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 से देते हैं। समीकरण 1 को अवकल संकारक के रूप में लिख सकते हैं क्या? जहां q क्या है, x का फलन। अब समीकरण 1 को क्या करेंगे, अवकल संकारक के रूप में लिखने पर यहाँ पे कैपिटल डी की घात n y प्लस p1 डी की घात n माइनस 1 y p2 डी की घात n माइनस 2 y प्लस, अब तो कहां तक जाएगा ये, pn माइनस 1 dy प्लस pn y इक्वल टू q। अब इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y को बना सकता है यहां से लेके यहां तक। तो y कॉमन लेने में क्या बचेगा यहाँ पे अवकल समीकरण में, ये आया d की घात n प्लस p1 d की घात n माइनस 1 प्लस p2 डी की घात n माइनस 2 प्लस p3 डी की घात n माइनस 3 प्लस, और कहां तक आएगा लास्ट में, pn माइनस 1 डी की घात 1 प्लस pn, और इसके बाद ये y इक्वल टू q। ये समीकरण 1 का क्या हो गया, अवकल संकारक के रूप में अवकल समीकरण हो गई। समीकरण 1 इसे दे दो, इसे 2 दे दो। समीकरण 2 क्या है, अवकल संकारकों, समीकरण 1 का अवकल संकारकों के रूप में अवकल समीकरण है। आपने फर्स्ट ईयर में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ा होगा क्रम विनिमय। क्रम विनिमय होता क्या था, कोई भी दो एलिमेंट लेते थे ऐसे, सपोज आर कोई सेट्स है तो a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, ये गुणनफल के लिए क्या है, क्रम विनिमय। नियम का भी पालन करता है। वितरण नियम क्या होता है, जैसे d की घात n और हमारे पास कोई दो अचर हो, जैसे u प्लस v कोई दो अचर हो, तो ये d की घात n u प्लस d की घात n v के बराबर होगा। प्रतिलोम संकारक, प्रतिलोम संकारक में क्या होता है,
हमारा प्रतिलोम डी था डी इनवर्स। अब ये डी इनवर्स है ना, इसको इसे या तो 1/d लिख सकते हैं, इसे एक टाइम इंटीग्रल से d की घात 1/d हो तो उसे एक बार समाकलन के लिए लिखते हैं, d की घात -2 हो तो उसे 1/d² = 2 बार इंटीग्रल से। अगर ये x का फलन है, यहाँ पे d = d/dx है, तो ये किसके सापेक्ष होगा? x के सापेक्ष इंटीग्रल, x के सापेक्ष 2 बार इंटीग्रल, ये अगले दो। और यदि d की घात -n हो तो वो क्या हुआ? 1/d की घात n। इसका मतलब क्या हुआ? n बार समाकलन। बात समझ में आई ना? ये n टाइम है और यहां पे जो फलन दिया हो उसका dx की घात n, जहां पे d यदि d/dx हो तो अगर यहां पे y होगा तो यहां भी क्या आएगा? y, यहां भी y। अब इसके बाद रैखिक अवकल समीकरण पढ़ रहे थे दो प्रकार, समघात व असमघात रैखिक अवकल समीकरण। किसे कहते हैं? हमने समीकरण 1 से किसके रूप में? संकारक के रूप में। तो क्या आएगा? d की घात n प्लस p1 d की घात n-1 p2 d की घात n-2 प्लस अप टू कहां तक? p(n-1) d की घात 1 प्लस pn y = q, जहां पे p1 p2 अप टू pn क्या था? ये क्या थे? अचर। और क्यों क्या था? x का फलन। और d क्या है यहाँ पे? d/dx। यदि q = 0 हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? समघात रैखिक अवकल समीकरण। समीकरण नंबर 2 रख दो इसका नाम। यदि समीकरण 2 में q = 0 हो तो इसे रैखिक समघात रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। किसे कहते हैं? जहां पे q का मान क्या हो? 0। रैखिक अवकल समीकरण में जहां पे q का मान 0 उसे समघात, और q ≠ 0 हो तो असमघात। समघात को हम इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। q ≠ 0 हो तो उसे असमघात यानी नॉन होमोजीनियस। रैखिक अवकल समीकरण। आगे बात समझ में? यदि q = 0 हो तो समघात रैखिक अवकल समीकरण, और q ≠ 0 हो तो उसे हम असमघात रैखिक अवकल समीकरण बोलते हैं।
समीकरण ये हो तो इस समीकरण का व्यापक हल क्या होगा? व्यापक हल, व्यापक समीकरण 2 का व्यापक हल, इसको ये वाले अवकल समीकरण होती है अचल गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, उनके हल को हम कैसे लिखते हैं? y इक्वल टू CF प्लस TIC। यहां पे CF क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और TI को बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। CF को क्या बोलते हैं? पूरक फलन, और इसको विशेष समाकलन। नया टॉपिक डालो, पूरक फलन ज्ञात करने के तरीके, पूरक फलन ज्ञात करने की विधियां। हमें व्यापक रैखिक अवकल समीकरण दी हुई हो, क्या थी? समीकरण 1 थी ना, समीकरण 1 क्या थी? व्यापक रैखिक अवकल समीकरण थी। उसका हल का पूरक निकालेंगे, यानी कि पूरक फलन, पूरक फलन को हम बोलते हैं CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। निकालने के लिए क्या करते हैं हम? उसका जो दायां पक्ष था ना, उसको 0 के बराबर करते हैं। दायां पक्ष क्या था? समीकरण, सबसे पहले समीकरण 1 क्या थी? ये थी ना, ये समीकरण 1 थी, इसका दायां पक्ष, इसको क्या करेंगे? 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर करें। सबसे पहले लिखते हैं पूरक फलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? समीकरण 1 है, उसके दाएं पक्ष को क्या करते हैं? 0 के बराबर। तो इसके लिए लिखते हैं दी गई समीकरण के हल के CF का मान निकालने के लिए दी गई अवकल समीकरण के दाएं पक्ष को शून्य के बराबर करते हैं। अर्थात ये वाला भाग क्या करेंगे हम? 0 के बराबर। इसको 0 के बराबर करते हैं। इसे हम संकारक के रूप में ऐसे लिख सकते हैं क्या?
ऐसे लिख सकते हैं ना संकारक के रूप में। और ये क्या है, डी का फलन है या नहीं, या ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, या एफ डी वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। माना y बराबर e की घात mx समीकरण 3 का हल है, तो समीकरण 3 को संतुष्ट करेगा नहीं करेगा। अब y बराबर हम e की घात x रखेंगे, यहाँ पे e की घात mx रखेंगे, तो यहाँ पे देखो dy बाई dx बराबर क्या आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो e की घात mx को हम y लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एक बार अवकलन करेंगे तो m बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे e की घात mx, फिर एक बार करेंगे तो m स्क्वायर e की घात mx और m स्क्वायर y। यदि n टाइम्स करेंगे, n बार करेंगे अवकलन e की घात y का n टाइम्स अवकलन करने पर क्या आएगा, ये आएगा नहीं आएगा। अब ये मान हम समीकरण 3 में रख सकते हैं ना, dy बाई डी एक्स की जगह my m डी स्क्वायर वाई की जगह डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की जगह हम m स्क्वायर वाई और d की घात n y डी एक्स की घात n की जगह हम क्या रख सकते हैं, m की घात n y। तो मान रखने पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ तो आया m की घात n y प्लस p1 m की घात n माइनस 1 y में डायरेक्टली यहाँ, और उसके बाद में क्या आएगा p2 m की घात n माइनस 2 y अप टू कहां तक pn माइनस 1 m y प्लस pn y इक्वल टू 0। y कॉमन है या नहीं सारे में, तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने पे क्या बचेगा, m की घात n प्लस p1 m की घात n माइनस 1 प्लस p2 m की घात n माइनस 2 अप टू pn माइनस 1 m प्लस pn, यही बचेगा। और यहां पे y इक्वल टू 0। अब y बराबर क्या है, e की घात mx, तो ये तो 0 नहीं है, तो 0 क्या होगा, ये वाला मान
और इसे समीकरण नंबर 4 दो। समीकरण 4 क्या कहलाएगी? दी गई अवकल समीकरण की ना एक उसकी एक्सिलरी इक्वेशन यानी कि सहायक समीकरण। की सहायक समीकरण। अब सहायक समीकरण क्या है? m का n वी घात समीकरण है या नहीं? और m का n वी घात समीकरण है तो इसके n गुणनखंड होंगे या नहीं? होंगे ना। ये है इसे, ये क्या है? m का फंक्शन है या नहीं? इसे तो लिख सकते हैं ना, फंक्शन ऑफ m इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं ना इसे। अब यहां पे m इक्वल टू 0 ये क्या है? n घात का समीकरण है तो उसके कितने मूल हो सकते हैं? n मूल हो सकते हैं। अतः n मूल होंगे। अब n मूल होंगे तो गारंटी तो नहीं है कि मूल की प्रकृति क्या होगी। यदि सभी मूल भिन्न भिन्न हो यदि सभी मूल भिन्न भिन्न हो तो माना समीकरण 4 के n भिन्न भिन्न मूल m1 m2 m3 m4 अप टू mn है तो y इक्वल टू e की घात m1x ये सभी समीकरण 4 के हल होंगे या नहीं होंगे। और ये सारे ये e की घात mx e की घात mx e की घात m1x e की घात m2x अप टू e की घात mnx सारे क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट यानी रैखिक स्वतंत्र है। और रैखिक स्वतंत्र इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन आगे करेंगे होते क्या है। तो इसका CF क्या होगा? इन सभी का कॉम्बिनेशन होगा। C1 e की घात m1x प्लस C2 e की घात m2x प्लस C3 e की घात m3x अप टू कहां तक जाना है हमें?
सी एन ई की घात एम एन एक्स तक। अब तो कहां तक जाना है हमें? सी एन ई की घात एम एन एक्स तक, जहां C1 C2 क्या है? जहां C1 C2 C3 अप टू Cn क्या है? स्वेच्छ अचर है। तो यम भिन्न भिन्न मूल हो, यदि कोई दो मूल समान हो तो कैसे लिखेंगे? ये गैस फर्स्ट ले लो इसे। यदि कोई दो मूल समान हो, यदि मूल समान हो, यदि दो मूल समान हो, माना M1 और M2 समान है, आ जाते हैं ना समान मूल तो, और बाकी वैसे के वैसे ही है M3 टू अप टू Mn क्या है? सब भिन्न भिन्न है। तो CF में कहां अंतर आएगा? यहां लास्ट में। C3 से तो सेम रहेगा, लेकिन इन दोनों के लिए क्या होगा? C1 प्लस C2 x e की घात mx, ऐसे जो दोनों मूल समान है उनके लिए ऐसे होगा, और बाकी के C3 से e की घात m3x प्लस C4 e की घात m4x अप टू सारा ऐसे कैसे रहेगा? नहीं रहेगा, Cn e की घात mn x तक रहेगा ना। यदि तीन मूल समान हो तो ये तीनों मूल समान हो तो पूरक फलन क्या होगा? C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और e की घात mx प्लस वैसे नहीं वैसे C4 से C4 e की घात m4x प्लस अप टू Cn e की घात mn x तक। ऐसे कैसे रहेगा? यदि r मूल समान हो, r जहां पे r क्या है? इक्वल टू n और n से लेस देन है, अभी n से लेस देन है r मूल, तो उसके लिए क्या होगा? C1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा उसके लिए? C1 प्लस C2x C3x स्क्वायर अप टू कहां तक जाएगा? ये
सी आर और एक्स की घात आर माइनस 1 तक। आर मूल समान हो तो m1 बराबर m2 बराबर m3 अप टू mr बराबर m है माना। और वही e की घात mx प्लस सी आर प्लस 1 e की घात r m r प्लस 1 x अप टू कहां तक, जहां तक सी एम नहीं होगा वहां तक। ये बात समझ में आप लोगों को? यदि दो मूल समान हो तो c1 प्लस c2x, तीन मूल समान हो तो x स्क्वायर तक, यानी कि कहां तक x की घात लगेगी, r मूल समान हो तो r माइनस 1 तक x की घात के रूप में ऐसे समीकरण आएगी। और वहां पे जो मूल समान होंगे, सपोज वो m आ रहा है मूल, तो उसकी घात लग के e की घात mx आएगा नहीं आएगा यदि वो मूल m है तो, और बाकी की वैसे की वैसे। यदि मूल सम्मिश्र हो, क्योंकि सम्मिश्र भी तो हो सकते हैं ना मूल। केस थर्ड, यदि मूल सम्मिश्र हो तो, अब मूल सम्मिश्र होंगे एल्फा इक्वल टू हमने माना भाई वो मूल आया ना m1 इक्वल टू माना हमने एल्फा प्लस आयोटा बीटा, और m2 माना हमने एल्फा माइनस आयोटा बीटा। हमेशा सम्मिश्र मूल जोड़े के रूप में होते हैं, कभी भी सिंगल मूल सम्मिश्र नहीं हो सकता। ये दोनों ऐसे हैं तो CF क्या होगा, इन दोनों के लिए y बराबर लिख सकते हैं ना, C1 cos अल्फा x, C2 sin अल्फा x, और सॉरी यहां पे बीटा आएगा, बीटा y इक्वल टू लिख सकते हैं ना, यहां पे C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x e की घात अल्फा x के रूप में, या ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं C1 cos बीटा x प्लस C2 e की घात अल्फा x, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C sin बीटा x प्लस C2 e की घात अल्फा x। इन तीनों में से किसी भी रूप में लिख सकते हैं यदि दो मूल समान हो, और बाकी के वैसे के वैसे C3 से। यदि दो मूल सम्मिश्र हो, ऐसे लिख सकते हैं कि दो मूल के बाद में सारे के सारे C4 e की घात m4 x अप टू Cn प्लस Cm e की घात mn x तक, ऐसे कैसे आएंगे, इसके साथ भी ऐसे कैसे आएंगे, और यहां भी ऐसे कैसे आएंगे। यदि फोर्थ नंबर केस डाल देंगे,
यदि दो मूल समीकरण व समान हो। ऐसे हो तो M4 के बाद तो वैसे के वैसे आएंगे, लेकिन M4 तक क्या आएंगे उसके बारे में लिखते हैं। ऐसे लिखेंगे उसे, यदि 4 मूल ऐसे हो तो उसे ऐसे लिखेंगे, और C5 से सेम वैसे की वैसे आ जाएगी जैसे हम पहले लिखे थे। जहां पे वही C1 C2 C3 अप टू या Cn क्या है, स्वैच अचर है। ये हम ये पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनसे रिलेटेड, तो हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये तो हमें डेरिवेशन पढ़े थे, वैसे एग्जाम में ये आते नहीं, लेकिन समझने के लिए पढ़े थे कि हम कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि विशेष समाकलन कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ेंगे। आज के लिए यही तक पढ़ेंगे। थैंक यू।